गंध। टांगे के घोड़े हिनहिनाकर रुक गए। किरण दौड़कर अंदर से बाहर आई। उसने घोड़े की आवाज पहचान ली थी। वह घोड़े उसके मायके के थे। उसने घोड़े के गर्दन पर अपना सिर टेक दिया, जैसे वह घोड़े के गर्दन न होकर उसके मायके का द्वार हो। किरण का मायका सिसकारा में था। ससुराल का गांव बोधीपुर से कुछ ही दूरी पर एक ऊंची समतल जगह पर था। बोधीपुर से आधा मील चलकर पहाड़ी का एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर खड़े होकर सिसकारा बहुत दूर और बहुत नीचा दिखाई देता है। कभी कभी किरण उदास हो जाती तो अपने जगदीश को साथ लेकर उस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती। सिसकारा के मकान उसको एक जगमगाते बिंदु के समान दिखाई देते। फिर वो बिंदु उसके मन में एक चमक पैदा कर देता। वह मायके वर्ष भर में एक बार नवंबर के महीने में जाती थी। हर साल इन दिनों उसके मायके में डीहे का मेला लगता था। माता पिता उसको लिवाने के लिए आदमी भेज देते थे। सिर्फ किरण के ही नहीं, किरण की सभी सहेलियों के मायके वाले अपनी लड़कियों को बुलावा भेज देते थे। सभी सहेलियां जब एक दूसरे के गले मिलती तो वर्ष भर की सभी ऋतुओं के सुख दुख की बातें एक दूसरे से कह सुनी लेती और अपने मायके के गलियों में स्वच्छंद घूमती। दो दो तीन तीन बच्चों की माताएं बड़े बच्चों को उनके दादा दादी के पास छोड़ आती और गोद वाले को मायके पहुंचते ही ननिहाल वालों के हवाले कर देती। मेले के लिए नए कपड़े सिलवाती और अभ्रक लगवाती। मेले में से कांच की चूड़ियां, चांदी की बालियां वगैरह सामान खरीदती थी। किरण कितने ही दिनों से आज के दिन का इंतजार कर रही थी। नवंबर का आसमान जब सावन भादों की बरसात के साथ साथ पांव धोकर निखर उठता था, किरण और किरण जैसे ससुराल में बैठी लड़कियां पशुओं को दाना पानी डालती, सास ससुर के लिए चावल रांधती और हर रोज हाथ पैर धोकर भन संवर कर बैठती, तो मन में सोचने लगती, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई न कोई उनके मायके से उनको लेने के लिए आता होगा। आज किरण के घर के दरवाजे के सामने उसके मायके के घोड़े हिनहिनाए तो किरण चंचल हो उठी। तांगा को लेकर आए सत्तार को किरण ने बैठने के लिए चौकी दी। किरण को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसके मुंह का रंग स्वयं सब कुछ बता रहा था। जगदीश ने तंबाकू का एक लंबा कश खींचा और आंखें बंद कर ली। जाने उससे तंबाकू का नशा न झेला गया या किरण के मुंह का रंग। इस बार तो मेला देखने आएगा न, चाहे दिन का दिन ही सही, किरण के जगदीश के पास बैठकर बड़े दुलार में कहा। जगदीश के हाथ कांपे। उसने हाथों में पकड़ी हुई चिलम को एक और रख दिया। बोलता क्यों नहीं? किरण ने रोष के साथ कहा। किरण, एक बात कहूं? मुझे मालूम है तुझे क्या कहना है। क्या तुझे यह बात कहनी चाहिए? साल भर में एक बार तो मैं मायके जाती हूँ, फिर तू मुझे ऐसा क्यों रोकता है? आगे तो मैंने तुझे कभी कुछ नहीं कहा, फिर इस बार क्यों कहता है? इस बार, बस इस बार। जगदीश के मुंह से एक आह निकल गई। तेरी माँ तो मुझे कुछ नहीं कहती, फिर तू क्यों रोकता है? किरण की आवाज में बच्चों जैसी जिद थी। मेरी माँ? जगदीश ने अपना मुंह बंद कर लिया, जैसे आगे की बात को उसने दांतों तले दबा लिया हो। दूसरे दिन मुंह अंधेरे बंद सवर कर तैयार हो गई। सत्तार के घोड़े पर काठी जैसे सत्तार के घोड़े पर काठी किसी और किरण ने सास ससुर का प्यार भरा आशीर्वाद लिया। तांगे पर बैठते ही ससुराल पीछे पीछे छूटने लगी। जगदीश की आंखों से आंसू टपकने लगे। औरतों की तरह रोता क्यों है? मर्द बन, माँ ने रोज से कहा। जगदीश के मन में आया कि वह माँ से कहे, पर तू तो औरत है, एक बार औरतों की तरह रोती क्यों नहीं? जगदीश को किरण के साथ के वे दिन याद आए जब वे नीले फूलों वाले वन में गए थे। किरण ने बताया था कि यहाँ पर सभी के कान बहरे हो जाते हैं। जगदीश को ऐसा महसूस हुआ कि आज किसी को उसकी बात सुनाई नहीं देती। सारा संसार नीले फूलों का वन है और सभी के कान बहरे हो गए हैं। 7 वर्ष हो गए थे। किरण की अभी तक कोख नहीं हराई थी। माँ कहती थी, अब मैं 8वां साल नहीं लगने देंगी। माँ ने 500 रुपए देकर भीतर भीतर जगदीश के दूसरे ब्याह की बात पक्की कर ली थी। वह उस समय के इंतजार में थी कि जब किरण मायके जाएगी तब वह
नई बहू का डोली घर लाएगी। इसके बाद जगदीश को ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल का मांस सो गया है। किरण का प्यार उसके दिल में चुटकी भर रहा था, पर उसके दिल को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। नई बहू की कोख से उत्पन्न होने वाले बच्चे की हंसी उसके दिल को गुदगुदा कर रही थी, पर उसके दिल को कुछ नहीं हो रहा था। 7वें दिन जगदीश के घर उसकी नई बहू बैठी थी। जगदीश के सभी अंग जाग रहे थे। एक उसके दिल का मांस सोया हुआ था। दिल के सोए हुए मांस को उसके जाग रहे अंग सभी स्थानों पर ले गए थे, नई ससुराल में भी और नई बहू के बिछौने पर भी। जगदीश मुंह अंधेरे अपने खेत में बैठा तंबाकू पी रहा था जब जगदीश का एक पुराना मित्र वहां से गुजरा। इतने सवेरे कहाँ चला है भवानी? भवानी 1 मिनट चौंक कर ठहर गया। चाहे उसने अपने कंधे पर एक छोटी सी गठरी उठाई हुई थी, फिर भी धीरे से कहने लगा, कहीं नहीं, कहीं तो आ, तंबाकू पी ले। जगदीश ने कहा। भवानी बैठ गया और जगदीश के साथ से चिलम लेकर पीता हुआ कहने लगा, सिसकारा चलता हूँ, आज वहां मेला है। मेले के शब्द ने जगदीश के दिल में जाने कैसी सुई चुभो दी। जगदीश को महसूस हुआ कि उसके भीतर कहीं पीड़ा हुई थी। आज मेला है? जगदीश के मुंह से निकला। हर वर्ष आज के दिन ही तो होता है, भवानी ने कहा। फिर जगदीश की ओर ऐसे देखा जैसे वह यह भी कह रहा हो, तू भूल गया है इस मेले को? 7 वर्ष हुए जब तू मेले में गया था, मैं भी तो तेरे साथ था। तूने इसी मेले में तो किरण को अपने मन में उतारा था, इसी मेले में तो तूने उसे पसंद किया था। भवानी ने कहा कुछ नहीं, पर जगदीश को ऐसे महसूस हुआ कि जैसे उसने सब कुछ सुन लिया था। उसको भवानी पर गुस्सा आ रहा था कि वह यह सब क्यों सुना रहा है। भवानी जगदीश की चिलम छोड़कर उठ खड़ा हुआ। भवानी की पीठ पर लटक रही गठरी में से उसकी बांसुरी का सिरा बाहर निकला हुआ था। भवानी चलता जा रहा था। जगदीश उसकी पीठ को देखता रहा, पीठ पर रखी हुई छोटी सी गठरी को देखता रहा, गठरी में से निकले हुए बांसुरी के सिरे को देखता रहा। भवानी और भवानी की बांसुरी मेले जा रहे हैं। जगदीश को अपनी बांसुरी स्मरण हो आई जब उसने मायके जा रही किरण को अपनी बांसुरी देते हुए कहा था, तू इसे साथ ले जा। फिर जगदीश को ख्याल आया, और मैं? जगदीश का मन आया कि वह भी भवानी के पीछे पीछे दौड़ पड़े। वह अपनी उस बांसुरी के पीछे दौड़ पड़े जो उससे पहले मेले में चली गई थी। जगदीश ने हाथ में से चिलम फेंक दी और भवानी के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। फिर जगदीश की टांगे कांपने लगी। वह वही बैठ गया। जगदीश को सारा दिन और सारी रात मेले जा रहे भवानी की पीठ दिखाई दे रही। दूसरे दिन तीसरे पहर कर समय था। जगदीश अपने खेत में बैठा हुआ था। उसने मेले में से आते हुए भवानी को देखा। जगदीश ने मुंह एक और कर दिया। उसने सोचा कि मुझको न तो भवानी का मुंह दिखाई दे और न भवानी की पीठ। इस भवानी को देखकर उसको मेले की याद आ जाती थी और यह मेला उसके सोए हुए दिल के मांस को जगा देता था। फिर जब वो मांस जाग पड़ता था तो उसमें बहुत पीड़ा होती थी। जगदीश ने मुंह फेर लिया, पर भवानी चक्कर काट कर भी जगदीश के सामने आ बैठा। भवानी का मुंह ऐसा था जैसे किसी ने जल रहे कोयले पर अभी अभी पानी डाल दिया हो और उसके ताप का रंग अब लाल न होकर काला हो गया हो। जगदीश ने डर कर भवानी की मुंह की ओर देखा। किरण नहीं रही। भवानी ने आहिस्ता से कहा, किरण नहीं रही? उसने तुम्हारे विवाह की बात सुनी तो मिट्टी का तेल ऊपर डालकर जल गई। मिट्टी का तेल? उसके बाद जगदीश बोला, नहीं। पहले भवानी डरा, फिर जगदीश के माँ बाप डर गए। उसके बाद जगदीश की नई बहू भी डर गई कि जगदीश को पता नहीं क्या हो गया था। वह न किसी के साथ बोलता था और न किसी को पहचानता दिखता था। कई दिन बीत गए। जगदीश समय पर रोटी खाता, खेती का काम भी करता और सभी के मुंह की ओर ऐसे दिखता जैसे वह किसी को भी न पहचानता हो। मैं उसकी औरत काहे के हूँ? मैं तो सिर्फ उसके पैरों की चोर हूँ। नई बहू दिन रात रोने लगी। यह पैरों की चोरी अगले महीने जगदीश की नई बहू की और जगदीश की माँ की आशा बनकर आई। बहू के दिन चढ़ गए थे। माँ ने जगदीश को यह बात अकेले में बैठकर सुनाई, पर जगदीश ने माँ की मुंह की ओर
ऐसे देखा जैसे यह बात उसकी समझ में न आई हो। जगदीश को चाहे कुछ समझ में नहीं आया, पर वह बात बहुत बड़ी थी। माँ ने नई बहू को हौसला दिया कि तू हिम्मत से यह बेला काट ले। जिस दिन मैं तुम्हारा बच्चा जगदीश की झोली में रखूंगी तो जगदीश की भी सुधिया पलट जाएगी। फिर वह बेला भी कट गई। जगदीश के घर बेटा पैदा हुआ। माँ ने बालक को नहलाया धुलाया, कोमल रेशमी कपड़े में लपेटकर जगदीश की झोली में डाल दिया। जगदीश झोली में पड़े बच्चे को देखता रहा, फिर चीखते हुए चिल्लाने लगा, इसको दूर करो, दूर करो, मुझे इसमें मिट्टी के तेल की बू आती है। फिर वह लगातार चीखता चिल्लाता रहा जब तक कि यह स्वयं बेहोश नहीं हो गया।